कह रहे हैं मोदी और अमित शाह दो वो है और आगे दो उनके चेले हैं अंबानी और अडानी। लेकिन अब एक और संत जी भी उनके साथ लग गए जिसको बाबा रामदेव बोलते हैं। अब उसका नाम बदल के लाला रामदेव हो गया है। जो पिछले 2 साल में 45वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गया देश के अमीरों में। ले जाएगा कहाँ पता नहीं छड़े के साथ छड़े की ज्यादा वित्रता होती है। मध्य प्रदेश के भाइयों ने हर जो भी वहां से एजेंडा पास हुआ दिल्ली से उसको यहाँ पे फॉलो किया है। आपके अति आभारी हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। इन दूरियों को कम करने के लिए 1 और 11 होते हैं। अगर वो भाई हमारे साथ में आ जाए तो सरकार की जान निकल जाएगी। जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है सभी माननीय हैं, सत्कारयोग हैं। साथियों, 3 कानून तो अब बने हैं। इसके पहले की भी हालत कौन सा हमारी अच्छी है। ये है कि पहले से हम खींच के सांस ले रहे थे। 3 कानून और बना दिए, स्ट्रेचर पे चले जाएंगे। 1 कानून और बनेगा, वो हमारी डेथ के वारंट होंगे। जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक का आंकड़ा हमें देख लेना चाहिए। कोई कंपनी होती है 3 महीने में हिसाब करती है, कर्मचारी होता है महीने में हिसाब करता है। लेकिन हम खेती करने वाले जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक हिसाब ही नहीं किया, चल रहे हैं। देश को आजाद इसलिए करवाया कि हमारे देश को अंग्रेज लूट रहे हैं और लूट के बाहर ले जा रहे हैं। अपने देश को बचाना है, सबको समानता का अधिकार होगा, सब एक जैसे होंगे, सबको सुख सुविधा होगी। लेकिन क्या हो गई? क्या देश लूटने से बच गया? आज वो बाबा रामदेव, वो जो आंख से बंद करके बात करता था, वो कहता था 400 लाख करोड़ बाहर जमा है, आएगा तो एक गांव के हिस्से में 2-2 करोड़ आएगा। और मोदी ने तो उससे भी बड़ा गोला छोड़ दिया कि जो बाहर से पैसा आएगा 15-15 लाख आएगा एक हिस्से में। आ गया, चलो आना जाना तो गया भाड़ में। पर हमारा सवाल ये है कि वो पैसा किसका है? क्या वो भी अंग्रेजों ने लूटा या हमारे देश के दुष्टों ने लूटा? अरे वो तो है। आज क्या उत्तम खेती बची? अरे जब उत्तम खेती बची नहीं, जब हमें आजादी का नुकसान हो गया, फिर हम क्यों मरे थे आजादी के लिए? हमने क्यों कुर्बानियां दी थी? अरे जितने देश को आजाद कराने के लिए फांसियों पे चढ़े, उनमें एक पूंजीपति का बेटा दिखा दीजिए। अंबानी अडानी का, टाटा बिरला का एक बेटा दिखा दीजिए। और सारे इन किसानों मजदूरों के तो थे। अरे बन गए राष्ट्रवादी। अरे इन्होंने तो आरएसएस वालों ने तो 60 साल तक अपने दफ्तर पे तिरंगा नहीं लगाया। 60 साल तक। साथियों, हमने हिसाब लगाया ही नहीं। हम तो कोल्लू के बैल की तरह चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। हिसाब लगाइए। अगर घाटा हो तो लड़िए, अगर मुनाफा हो तो खेती करिए। साथियों, जब देश आजाद हुआ तब देसी भाषा में समझा दूं, अगर देश की जीडीपी जिसको बोलते हैं, देश का कारोबार जिसको बोलते हैं, उस देश के कारोबार में अगर 100 रुपए देश कमाता था तो 60 रुपए हिस्सा खेती का था।
और आज अगर 100 रुपए देश कमाता है तो 10 रुपए खेती का हिस्सा है। या दूसरे शब्दों में ये मानिए, आज पूरे देश के किसानों के पास 100 रुपए में केवल 10 रुपए हिस्से आ रहे हैं इनके। और अभी इनके पेट में दर्द है, अभी राजी नहीं है, अभी सब्र नहीं आया। अभी तो केवल पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये कहते हैं बहुत कम है, ये तो सारे ही मर जाने चाहिए, इनको तो जरूरत ही नहीं जिंदा रहने की। कीड़े मकोड़े हैं ये। साथियों, अभी 10% नहीं बचेगी। अभी जो कानून बना रहे हैं ना, ये कहते हैं इस खेती करने वालों के पास सिर्फ 100 रुपए में 6 रुपए रहने चाहिए, इसलिए ये कानून बनाए। अगला एक कानून और आएगा, अभी यहां सब्र नहीं है, आगे खेती भी कारपोरेट करेगा। साथियों, कैसे जिंदा बचोगे समझाओ मेरे को। क्या फायदा हुआ हमें आजादी का? हमने कर्जा ले लिया फसल पैदा करने, हमने तो मांगा ही नहीं कर्जा। हमने कब मांगा था कर्जा दे दो हमें? 1965-66 के अंदर यही स्वामीनाथन, जो आज MS स्वामीनाथन की हम बात करते हैं, ये उस वक्त के वैज्ञानिक हैं। उस वक्त इनकी जिम्मेवारी लगाई थी कि देश में अनाज पैदा कैसे करवाना है, एजेंडा दिया था इनको। और इन्होंने कहा था किसानों को कर्जा दे दो। तब कर्जा लिया था हमने। हम तो बैलों की खेती करते थे, इन्होंने कहा हम कर्जा देते हैं, ट्रैक्टर ले लो। हमने ट्रैक्टर की खेती शुरू करी, हमने ट्यूबवेलों की खेती शुरू की और कर्जा चढ़ता गया। और हमारा आज हमारी कमाई का आधा हिस्सा बैंकों को ब्याज में जा रहा है। हिसाब लगा के देख लेना। साथियों, हमें क्या फायदा हुआ ज्यादा अनाज पैदा करने का? जब पहला भाव तय हुआ, अगर उससे हम बाजार की तुलना कर लें, 1967 के साल में पहला भाव तय हुआ है, अगर हम 70 से भी मान लें, जिस कर्मचारी की 1967 में 100 रुपए तनख्वाह थी ना, उसकी आज 40,000 हो गई, 400 गुना बढ़ गई। व्यापारी की आमदन 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन आपके भाव, अगर हम गेहूं से तुलना करें तो 28 गुना बढ़ा है। अगर हम सोने से तुलना करें, सोने के चौगिर्द देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। सोना धुरी माना जाता है देश की अर्थव्यवस्था का। 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना आता था। 184 रुपये भाव था सोने का और 72 रुपये भाव था गेहूं का। 2.5 क्विंटल का 1 तोड़ा सोना था। अगर आज आप 1 तोड़ा सोना खरीदोगे तो कितने का आएगा? 25 क्विंटल गेहूं का। और 25 क्विंटल का तब आएगा अगर MSP मिले, और अगर 1600 में बिके फिर नहीं 25 क्विंटल का आएगा। साथियों, कहां खड़े हैं हम? फिर 30 क्विंटल गेहूं का आएगा। अगर आज भी 2.5 क्विंटल का 1 तोड़ा सोना आता है तो हम बाजार के बराबर खड़ेंगे, तो हमारा लेवल बाजार के बराबर होगा और आज भी उत्तम खेती हो जाएगी। हमें क्या फायदा हुआ देश को कुर्बानियां देने का देश के लिए? पिछले, मैं बता हटा हूं, 3.5 से 4 लाख किसान पिछले 20 साल में मर गए। कितना कर्जा? केवल 7-7.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्जा है, अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दे तो। जितना खेती पे कर्जा बता रहे हैं उसमें आधा एग्रो इंडस्ट्री का है, आधा खेती का है। और इतने कर्जे में 3.5-4 लाख किसान मर गए। और इससे 2 गुना कर्जा बैंकों का पूंजीपतियों ने मार लिया। आज 15 लाख करोड़ है, जिसको NPA बोलते हैं। 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ में एक भी पूंजीपति मरया हो तो बता दो, एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या करी हो तो बता दो, एक भी पूंजीपति जेल में गया हो तो बता दो। क्या ड्रामा क्या है? ये 2 तरह के कानून कैसे हैं हमारे देश में, और हम चुप क्यों हैं? अरे कब लड़ोगे? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब लड़ोगे? आखिर क्यों? किसके भरोसे बैठे हैं चुप हम?
कौन आएगा हमारे लिए लड़ने के लिए? कहते हैं जो अपने लिए खुद कुछ नहीं करता ना, उसके लिए खुदा भी कुछ नहीं करता। और जो अपने लिए लड़ता है ना, कहते फिर हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप लड़ने के लिए हिम्मत करोगे ना, तो ऊपर वाला भी साथ में खड़ जाता है आके। आज देख लीजिए कितने षड्यंत्र बीजेपी ने इस आंदोलन के खिलाफ लड़े हैं। वो ऊपर वाला, वो परवरदिगार मदद कर रहा है, उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए। आज आप जाके देखो ना, हम तो इसको धर्मयुद्ध बोलते हैं और उन धर्मों को तीर्थ स्थान बोलते हैं। आज आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, मैं बात कर रहा हूं कि परमात्मा कैसे मदद करता है। आज आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, हर चीज का रेट स्वाया मिलेगा। लेकिन जो किसानों के तीर्थ है ना, चाहे टीकरी बॉर्डर है, चाहे कुंडली बॉर्डर है, चाहे दूसरे बॉर्डर है, हर चीज फ्री है। खाने से लेके पैरने तक की हर चीज फ्री है। इससे बड़ा तीर्थ स्थान क्या हो सकता है? साथियों, ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध ये केवल पैदा करने वालों के लिए नहीं, केवल किसान की लड़ाई नहीं है। किसान ने तो शुरू की है। साथियों, उन लोगों पे भी तरस खाइए, उन लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाइए। हम तो जमीन वाले तो 75% अनाज अपने खेत में पैदा कर लेते हैं, खाने की 75% चीजें पैदा कर लेते हैं। जो सारा मोल लेके खाएगा, इन कानूनों से पूरा देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। और जब चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा तो पूरे देश को उनसे मोल लेके खाना पड़ेगा। और जिसको सारी चीजें मोल लेके खानी पड़ेंगी ना, फिर वो हर चीज में ब्लैक झेलेगा। कैसे खाएंगे गरीब आदमी? कैसे जिंदा रहेंगे गरीब आदमी? साथियों, ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, ये लड़ाई सभी की है। किसानों की भी है, मजदूरों की भी है, ये शहर वालों की भी है। ये सभी की लड़ाई है। किसानों ने तो केवल शुरू की है। साथियों, आज जो ये कानून बनाए गए हैं ना, ये खेती कानून नहीं है, ये खेती के व्यापार के कानून है। आज जो ये कानून बनाए गए हैं, हमारे देश की सरकार WTO में शामिल हो गई है, विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गई है। आज पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है। अमेरिका जैसे देशों के दबाव में आज पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा है। और हमारे देश की सरकार भी विश्व व्यापार संगठन में चली गई है। और उसके तहत शर्त है, उसके तहत पहली शर्त है कि किसी भी देश की सरकार, भैया बैठ जाओ, थोड़ी सी सुनने वाली बात है, बैठ जाओ। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हमारे देश की सरकार WTO में चली गई है और उसमें पहली शर्त यह है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और उसी के तहत, उसी से भागने के लिए ये कानून लाए गए हैं। हरियाणा और पंजाब से खरीद बंद करने के लिए शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, बंद करिए यहां से। साथियों, अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट आपको मिलता है तो पिछले साल का गेहूं का रेट 1500 रुपए था, इस साल का गेहूं का रेट 1600 रुपए है। MSP 1975 रुपए है। फिर आपको MSP नहीं मिलेगा। मक्के का रेट 1100 रुपए है। कपास का रेट 4 से 4,500 रुपए है। सरसों का रेट इस बार तो ज्यादा है, पर पिछले साल 3200 से 3500 के बीच रहा।
क्या इस भाव पे आप खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिंदुस्तान की खेती वर्ल्ड की खेती जैसी नहीं है, दुनिया की खेती जैसी नहीं है। आप अमेरिका की खेती का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, अमेरिका के किसान के पास 5000 एकड़ जमीन है, 20,000 एकड़ जमीन है। अरे वहां खाली जमीन की भी सब्सिडी देनी पड़ती है सरकार को। एक किसान के पास 43 लाख रुपए पर साल की सब्सिडी है अमेरिका के अंदर, 43 लाख पर किसान। हिंदुस्तान की खेती उसका मुकाबला कर पाएगी क्या? अरे जब नहीं कर पाएगी, और ये आंखें मूंद के, आंखें बंद करके इन्होंने WTO पे दस्तखत कर दिए, और उसका रिजल्ट अब जो हमारे सामने आएगा वो रिजल्ट ये है कि पूरी दुनिया में जहां कम से कम रेट पे मिलेगा वहां से हमारा व्यापारी खरीदेगा। सरकार बीच से बाहर कोई जो मर्जी पैदा करे, कोई जहां से मर्जी खरीदे, कोई जहां से मर्जी बेचे, ये कानून है। अब इन कानूनों के तहत, जैसे केदार जी बता रहे थे, क्या हम अपने चने की ट्राली लेके अमेरिका में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, लेकिन अमेरिका वाले अपना जहाज लेके यहां आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे 20,000 एकड़ का मालिक है, वो व्यापारी है, वहां की खेती व्यापार है, हिंदुस्तान की खेती रोजगार है। ये अंतर है दोनों में। और साथियों, जब हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी हालत, तो हमें WTO से बाहर आना पड़ेगा, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। आज हमारे पास 2 चीज है। एक मैंने सवाल और बड़ा अच्छा किया था, जब पीछे वाजपेयी जी की सरकार थी और उस वक्त WTO में साइन किए गए थे, उस वक्त भी हमने बड़ा विरोध किया था, और मैंने एक सवाल रखा था उस वक्त कि अगर पूरी दुनिया का व्यापार खुलता है, किसी देश का व्यापार कोई पूरे दूसरे देश में जाके करे, अगर ऐसा है तो फिर जिस देश के पास जो चीज फालतू है वो दुनिया के दूसरे देश में ले जाके बेचे, तो भैया फिर हमें एक सवाल रख देना चाहिए कि हमारे पास लेबर फालतू है, हमारे पास मजदूर फालतू है, हम अमेरिका में मजदूरी करेंगे, जाके सीमा खोल लीजिए। अरे हम 200 रुपए में मजदूरी करें, अमेरिका में जाके हमें 5,000 मिलेंगे एक दिन काम करने के, तो हम अमेरिका में जाके काम करने के लिए तैयार है। खोल दो ना सीमाएं। फिर साथियों, बड़ी गहरी साजिश का शिकार हो गए हैं, और अब हमारे पास बिना लड़े कोई चारा बाकी नहीं है। अब हमारे पास बिना आंदोलन किए कोई चारा बाकी नहीं है। हमने, सर छोटू राम जी ने 2 चीज कही थी, एक दुश्मन पहचान लो, दूसरा बोलना सीख लो। अब बोलने का तरीका तो ये आंदोलन है। अब हमारी आवाज उठ रही है ना, सुन रही है ना देश को। अब सारा देश अगर इसमें जुट जाए, अगर आप भी घर घर तक ये आंदोलन पहुंचाएं, हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, घर घर आंदोलन, गांव गांव आंदोलन ये कर दीजिए। चल रहा है कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा। आज हमारी मंडियों में नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने से 2 करोड़ बिक रहा है। देश आपका है, आपको इसको बिकने से बचाना है। आज देश की सड़कें बेच दी हैं, जिस सड़क में मर्जी निकल जाइए आगे टैक्स लगाएगा। देश की रेलें बेच दी, देश के हवाई अड्डे, बंदरगाहें, देश की कंपनियां, देश के बैंक, ये खेती बची थी ये भी बेच दी, गरीबों को और गरीब करने के लिए। साथियों, बड़े आंदोलन की जरूरत है। हर गांव तक ये आंदोलन पहुंचाइए। अपने मजदूर भाइयों को भी जोड़िए साथ में, अपने दलित भाइयों को भी जोड़िए साथ में। हमारे पास 2 चीज हैं, एक हमें आमदन है खेती से, दूसरी हमें आमदन है मजदूरी से। अमित शाह जी से मैंने सवाल किया था, क्योंकि रोज टेलीविजनों में देते हैं ना वो कि MSP तो हम दे रहे हैं। हमने सवाल किया था अमित शाह जी से मीटिंग के अंदर कि अमित शाह जी बताइए, आप 23 फसलों का MSP तय करते हो,
आप 23 की 23 खरीदने के लिए तैयार हुए एमएसपी पे? उसने बोला नहीं। कोरा जवाब। और आंकड़ा जो बता रहा है, ये बता रहा है पीछे 17-18 में एक आंकड़ा है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया आपको न्यूनतम से भी कम मिला है। और आज हमारा टोटल कीमत बढ़ती है 23 फसलों की 17 लाख करोड़, और हमें मिल रहा है करीब करीब 13 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ हमें न्यूनतम से कम मिल रहा है। और हमारी मजदूरी, आपके जो पढ़े लिखे बच्चे शहर में मजदूरी करने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई छोटी कंपनी में जाता है, कोई कहीं और जाता है, उनको मजदूरी मिल रही है 6,000 से 7,000 रुपये, और अनस्किल्ड की मजदूरी भी 9,500 के करीब करीब है। 1/3 कम मिली हमें मजदूरी भी। नौकरियां सारे कर्मचारी निकाल के बाहर कर दिए, ठेका प्रथा शुरू कर दी। हाल ये है कि जहां 100 हमने मेडिकल कॉलेजों में देखा 100 सिक्योरिटी गार्ड रखने हैं, एक आदमी को ठेका दे दिया, 3,000 रुपये पर कर्मचारी ले रहा है ठेके पे रखने के। उस जो सिक्योरिटी में रखा उससे 3,000 ठेकेदार ले रहा है। इस व्यवस्था को बचाना होगा साथियों। ये जो तीनों कानून आए हैं, इनसे आपका पूरा देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। कम से कम भाव पे खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे बेचेंगे। जैसे दाल में किया, जैसे प्याज में किया, 8 रुपये किलो हमारे से खरीदा, 80 रुपये किलो वापस बेचा। अरे कोई सीमा है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा कितना में बेचेगा? कम से कम ये तो कानून हो देश में। अगर 8 रुपये में खरीदा है तो 80 में कैसे बेच रहा है भाई? कहाँ गई सरकार, कहाँ गया फिर हमारे कानून? तो इन सब चीज़ों पे हमें लगाम लगानी होगी और इस आंदोलन को राष्ट्र का आंदोलन, जनता का आंदोलन, जन आंदोलन बनाना होगा। तब जाके कहीं मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने, केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। हम कहते हैं भीड़ जब इकट्ठी हो जाए तो सरकारें बदल जाती हैं। और उनको जनता की ताकत दिखाने की जरूरत है। साथियों, मैं आपसे बेनती ये करूंगा कि हर गांव में संगठन खड़ा कीजिए, जगह जगह यात्राएं निकालिए, लोगों को जोड़िए। आपका बहुत बड़ा स्टेट है, वैसे तो आप बहुत सहयोग कर रहे हो, धन्यवादी भी हैं कि हमने जितने प्रोग्राम दिल्ली से दिए हैं आपने सब फॉलो किए हैं। चाहे रोड रोकने का था, चाहे जीटी रोड ट्रेनें रोकने का था, चाहे कि और प्रोग्राम जितने भी वहाँ से प्रोग्राम दिए हैं आपने सबको लागू किया है, उसके लिए धन्यवादी भी हैं। लेकिन इस आंदोलन को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने की जरूरत पड़ेगी। उसमें हमें 2, 3, 4 चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। भाई, हम दिल्ली में जा रहे थे, हमारे देश की राजधानी है, हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया ना। अंबाड़े से लेके दिल्ली तक 5 बैरियर थे, 5 जगह पे डंडे मारे, 5 जगह पे मुकदमे बनाए, 5 जगह पे पानी मारा, 5 जगह पे आंसू गैस के गोले छोड़े। राजधानी हमारी, हम अपनी बात कहने जा रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, हरियाणा के अंदर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके हमारे प्रोग्राम रोकने चाहे। हर हलके में एक सेमिनार किया, किसान सेमिनार, रोकना चाहा, नहीं रुके लोग। इन्होंने हमारी रीस करके ट्रैक्टर यात्राएं, लेकिन अगर ये बीजेपी वाले आपके बीच में आ जाए ना, कहीं सभा करें गांव में, पंचायत करें गांव में, इन्होंने कहा था 700 पंचायतें करेंगे देश के अंदर, 700 किसान पंचायतें करेंगे आंदोलन के पैरेलल। पहली पंचायत करनाल में रख दी। खट्टर साहब बड़े चमचागिरी ज़्यादा करते हैं कुछ। हमने कहा खट्टर साहब पंचायत को कैंसिल कर दीजिए, मत पंचायत करिए, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और जहाँ जहाँ वो घुसते हैं ना गाँवों में, हरियाणा की बहुत सी खबरें देख रहे होंगे आप, चिमड़ जाते हैं लोग। और उस दिन भी 2 मंत्री थे, मंदिर में बढ़ के जान छुड़वाई। साथियों, हम ये नहीं कह रहे कि मारपीट करनी है, लेकिन इनका बहिष्कार तो हर जगह करिए, काले झंडे तो कम से कम हर जगह दिखाइए इनको।
हमारे नीतिकार हमारे दोषी हैं। हमारी जो आज के टाइम में सरकार है, जो आज कानून बना रही है, वो हमारी दोषी है। साथियों, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के अंदर छोटे को से लेके बड़े तक सबको साथ देना चाहिए। और जो इस धर्म युद्ध के अंदर साथ ना दे, जो इस धर्म युद्ध के अंदर साथ ना दे, जो इसमें सहयोग ना करे, और कल वो चुनाव में खड़ जाए, किसी का भी हो, कल वो चुनाव में खड़ जाए, एमएलए, चाहे वो पंचायत मेंबर का चुनाव हो और चाहे वो एमपी का चुनाव हो, उसको वोट मत डालना, चाहे किसी को डाल देना। जो समाज का नहीं, जो जनता का नहीं, वो किसी का नहीं। आज हमारा वो है जो हमारे साथ खड़ेगा। आज हमारा वो है जो देश के साथ खड़ेगा, जो समाज के साथ खड़ेगा। आज वो है हमारा। साथियों, कह रहे हैं मोदी और अमित शाह दो वो है, और आगे दो उनके चेले हैं, अंबानी और अडानी। लेकिन अब एक और संत जी भी उनके साथ लग गए, जिसको बाबा रामदेव बोलते हैं। अब उसका नाम बदल के लाला रामदेव हो गया है। जो पिछले 2 साल में 45वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गया देश के अमीरों में। ले जाएगा कहाँ पता नहीं छड़े के साथ छड़े की ज्यादा वित्रता होती है। क्यों ना औलाद मोदी के पास है, ना उसके पास है। अब करेंगे इस पैसे का क्या, समझ नहीं आती मेरे को। साथियों, अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव, क्योंकि लड़ाई जनता वर्सेस कारपोरेट की है। इनका सामान नहीं खरीदना, बाकी बाजार में किसी का खरीदो। इनके सामान का बहिष्कार करना। साथियों, बस मैं इतनी सी बेनतियां आपके आगे करने आया था, और आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, जो इतनी संख्या में आप इकट्ठे हुए हमारी बात सुनने के लिए। और आपने, मध्य प्रदेश के भाइयों ने हर जो भी वहाँ से एजेंडा पास हुआ दिल्ली से, उसको यहाँ पे फॉलो किया है। आपके अति आभारी हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और एक बेनती उसके साथ मैं ये भी करूँगा कि अभी आपकी फसल कट रही है, हमारी फसल अप्रैल में कटेगी। तब तक आपकी कट चुकी होगी, तब तक आप खाली हो चुके होंगे। हम मध्य प्रदेश के भाइयों से ये कहेंगे कि अप्रैल में मोर्चा दिल्ली का आप संभालें। अप्रैल का मोर्चा हम मध्य प्रदेश के भाइयों को देना चाहेंगे। सारे आके दिल्ली में बैठ जाइए। लंगर वहां फ्री का चल रहा है, खाने पीने की वहां कोई कमी नहीं है, कपड़े की जरूरत पड़ेगी वो भी वहां मिल जाते हैं। तो साथियों, आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवादी है यहाँ के आयोजकगण, जिन्होंने कई दिन से यहाँ बहुत अच्छा प्रचार करके बहुत अच्छा आप भाइयों को इकट्ठा किया। उनके अति धन्यवादी है। यहाँ के सभी हमारे समाज के भाइयों के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि मजदूर भाई, जो दलित भाई हैं, उन भाइयों का साथ में जोड़ना जरूरी है। हमारे में एक ही कमी है कि सरकार जो है, हम मार इसलिए खा रहे हैं, कारपोरेट का मुकाबला कर सकते हैं हम, लेकिन हम मार इसलिए खा रहे हैं कि हम जाति और धर्मों में बटे हुए, और वो तोड़ना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आपस में भाईचारा स्थापित करना बहुत जरूरी है। आप हर गांव में दलित भाइयों की पंचायत करें, हर गांव से दलित भाइयों को साथ में जोड़े। वो आने के लिए तैयार हैं। हम जाएं और मान सम्मान दें। सब परमात्मा के जीव हैं। परमात्मा ने कोई जाति वाति पैदा नहीं की, हमने आगे बढ़ा ली है। तो यहाँ पे ना हम धर्मों में बंटेंगे, ना हम जातियों में बंटेंगे। आज हमारा मुद्दा किसानी का है, आज हमारा मुद्दा देश को बचाने का है, आज हमारा मुद्दा पेट का है। साथियों, एक मैं इसके साथ और अनुरोध करूंगा, इन दूरियों को कम करने के लिए 1 और 1 11 होते हैं। अगर वो भाई हमारे साथ में आ जाए तो सरकार की जान निकल जाएगी। उसके लिए मैं एक सद्भावना के लिए आपके से एक बेनती करूंगा कि एक तो जितने उनके त्यौहार हों, दलितों के त्यौहार हों, आपने जरूर मनाने हैं। जैसे पीछे गुरु रविदास जी की जयंती थी, या 14 अप्रैल को बाबा अंबेडकर साहब जी की जयंती है, आपने धूमधाम से मनानी है।
सभी जितने दूसरी जातियों के लोग हैं, कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, सब अपने घरों में बाबा अम्बेडकर साहब जी की फोटो लगाए, क्योंकि गरीबों के हक में लड़े थे, वो अमीरों के वो भी विरुद्ध थे। और जो हमारे दलित भाई हैं वो सारे अपने अपने घरों में सर छोटू राम की मूर्ति लगाए, क्योंकि छोटू राम जी भी गरीबों के लिए, मजदूर और किसानों के लिए लड़े थे, अमीरों के वो भी विरुद्ध थे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो एक बहुत अच्छी सद्भावना जाएगी। जिन मुद्दों के ऊपर हम, सरकार के पास दो ही चीजें हैं, जाति के नाम पे लड़वाना है, धर्म के नाम पे लड़वाना। साथियों, आपने मेरी बात सुनी, आपने टाइम दिया, इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद दिए और उम्मीद करेंगे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग